वी आर डिस्कसिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो वीडियो हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। फिर सेकंड में हमने क्या कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए, और फिर बाद में उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। दो हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखे थे, वेल्स डैश और फिशर प्रोजेक्शन। और अब हम डिस्कस करेंगे उनको कैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो अगर हमें सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेसिकली हम ऑप्टिकल जो आइसोमर्स हैं उनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली हम बोलते हैं दो तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो मेनली सुगर्स के लिए या अमीनो एसिड्स के लिए होता है, जिसको हम कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम बोलते हैं। इसका रेफरेंस है, ये किसी के रिस्पेक्ट बोलते हैं, इसलिए हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एक एब्सोल्यूट होता है जो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जो मेनली किसको रिलेट करने के लिए होता है, सुगर्स को और अमीनो एसिड्स को। तो बायोमोलिक्यूल्स में इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। और इसका जो रेफरेंस है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। तो हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के इनैंशियोमर्स से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुगर्स एंड अमीनो एसिड्स है वो कहलाता है कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड देख लेते हैं। तो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, CHO, CHOS, CH2OH। बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर OH ग्रुप राइट में है तो ये कैपिटल डी कहलाता है, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो ये कैपिटल L कहलाता है। तो याद रखने के लिए L याद रखो, लेफ्ट मतलब L, तो डेफिनेटली राइट वाला क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन इसको कैपिटल D बोलते हैं। लेबो रोटेटरी को कैपिटल L बोलते हैं। OH ग्रुप राइट साइड, OH ग्रुप लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट याद रखो, लेफ्ट से L और L। कोई भी एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आना चाहिए डीएल सिस्टम क्या होता है विद रेफरेंस टू ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड का अगर डी की तरह है तो हमारा क्या कहलाएगा, मतलब राइट में होना चाहिए हमारा ग्रुप, और अगर एल है तो लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा है COH CHO, ये अमीनो एसिड है जिसमें हमारा इसका नाम होता है एलानाइन। एलानाइन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें एक इधर है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मतलब कैपिटल एल, सिंपल है। ये हमारा सेराइन है, COH CHNH2 CH2OH। तो यहाँ पे ये हमारा किधर है, ये हमारा किधर है, राइट साइड में है, तो ये कैपिटल डी होगा। कई बार कंफ्यूज कर देता है, आप देखो कंफ्यूज कैसे कर देता है। तुमसे बोलेगा कि यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे H है, और बोलेगा बताओ ये L है या D है। तो बेसिकली समझ आना चाहिए कि जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो फिशर प्रोजेक्शन में टॉप होनी चाहिए। नंबरिंग हो रही है यहाँ से, तो इसका मतलब COH ऊपर चाहिए होगा। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे एक, तो एक रोटेशन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, मतलब एक रोटेट किया ये COH चला गया, और ये हमारा क्या बन जाएगा CH3 NH2 और H। तो अब ये हो गई इसकी मिरर इमेज। तो अपने को चाहिए आइडेंटिकल, पहले वाले का आइडेंटिकल के लिए इसकी क्या कर लेंगे, मिरर इमेज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा NH2 H COH और CH3। और ये फॉर्म में देखो इधर किधर है, ये लेफ्ट साइड में, तो ये L है। इसका मतलब जो इनिशियल हमें जो क्या दिख रहा था, D दिख रहा था, वो D नहीं था, वो L था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो कि फिशर प्रोजेक्शन है जो प्रॉपर दिया है कि नहीं, ये नहीं बस देखते लेफ्ट है तो L कर दिया और राइट है तो D कर दिया। फर्स्ट देखना है नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम टॉप। उस आफ्टर दैट वी कैन से दैट अगर लेफ्ट है तो L होगा और राइट है तो D होगा। तो ये एक एग्जांपल से देखो मैंने समझाया है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए
कि अगर हम बोलते हैं इवन चेंजेस अगर करते हैं तो ये भी याद रखो, अगर इवन चेंजेस करते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है आइडेंटिकल, और अगर ऑड चेंजेस किए तो वो मिलती है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, अगर डी है तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, कैपिटल एल। तो ये भी समझ आना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इवन चेंजेस आइडेंटिकल और ऑड चेंजेस मिरर इमेज। ओके, अब सुगर्स की बात करें तो वहां तो ढेर सारे कायरल सेंटर्स होते हैं। तो अब नंबरिंग में अगेन, नंबरिंग में जो हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर होगा उसके अराउंड हम देखेंगे डीएल सिस्टम। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लूकोज, तो ये नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5, तो ये हाईएस्ट वाला है, तो ये हमारा हो गया, ये डिफाइन करेगा। अब ये किधर है, राइट में, तो राइट में है तो क्या होगा, डी। सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट में है तो डी। और देख लेते हैं एग्जांपल, सीओस बेसिकली नंबरिंग 1 2 3 4, ये तो ऑप्टिकली है नहीं, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव। अगेन राइट, तो ये भी हमारा क्या होगा, डी थ्रीओस 1 2 3 4। यहाँ पे ये हमारा है, नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें लेफ्ट में है, तो ये क्या होगा, एल एरिथ्रोज। तो समझ आना चाहिए हमारा क्या था, ये डी था, क्योंकि इसमें देखो राइट है, इसमें भी राइट है तो डी था, और इसमें लेफ्ट है तो एल था। तो जो नंबरिंग में हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर होगा, हाईएस्ट नंबर्ड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डीएल सिस्टम डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते थे थ्रियोज और इरिथ्रोज। सुगर्स में एक और नॉमेनक्लेचर होता है, इरिथ्रो एंड थ्रियो। इन दोनों को डिफाइन किया गया है, इन दोनों से, इरिथ्रोज से और थ्रियोज से। सिंपल, ये कब होता है, जब 4 कार्बन एल्डोज सुगर्स होते हैं। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। देखो 4 कार्बन वाले दोनों हैं, थ्रियोज भी और इरिथ्रोज भी। तो हम बोलते हैं इनके लिए जो टर्म डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है, इरिथ्रो और थ्रियो। कुछ नहीं है, सिंपल है। एबी ग्रुप, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो वो इरिथ्रो कहलाएगा, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट है तो वो थ्रियो कहलाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इरिथ्रो और थ्रियो में। सेम साइड इरिथ्रो और अपोजिट साइड तो थ्रियो। ओके, अच्छा, अगर ग्रुप यहाँ पे देखो क्या है, CH3 सेम लग रहे हैं, सेम नहीं है, बेसिकली हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सेम हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो अपोजिट हो रहे हैं, तो एक जगह अपोजिट होंगे ही। जैसे यहाँ पे ए बी था तो हम पोजीशन बदल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एक अगर क्या है, सेम साइड है, और इस वाले में देखो क्या हो रहा है, ये अपोजिट है। तो सेम साइड है तो पहला वाला क्या होगा, हमारा इर्थ्रो होगा, और जो सेकंड हमारा है वो क्या होगा, थ्रियो होगा। तो बस हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप सेम साइड है तो इरिथ्रो, और अपोजिट साइड है तो थ्रियो। ये हमारे लिए कब हेल्प करेगा, हमारे लिए ये हेल्प करेगा बायोमोलिक्यूल्स में, जब हम 4 कार्बन एल्डोज की बात करेंगे, सुगर्स की बात करेंगे। तो ये भी हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन था जिसको बोलते हैं हम कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम। ओके, सेकेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो, डीएल सिस्टम केवल कैपिटल डी कैपिटल एल किसके लिए था, बायोमोलिक्यूल्स में, अमीनो एसिड्स और सुगर्स के लिए। ये एब्सोल्यूट है, ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आर बेसिकली लैटिन है, रेक्टस जिसका मतलब होता है राइट, और सिनिस्टर मतलब लेफ्ट। तो ये लैटिन नेम्स है, तो ये लैटिन नेम्स है, रटने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए। आर से याद रखो, आर राइट, तो एस अपने आप क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एक भी अगर याद रहता है तो सेकंड अपने आप हो जाता है। ओके, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों में देखना पड़ेगा हमें, वेस्ट डैश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिशर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वेस्ट डैश डिस्कस करते हैं। वेस्ट डैश में हम बोलते हैं, पहले से हमें पता था कि 2 प्लेन में होंगे,
एक इनसाइड और एक, ये हमारा क्या होगा, आउटसाइड और ये इनसाइड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सीनियरिटी ऑर्डर। सीनियरिटी ऑर्डर में अभी तो एज्यूम कर लेते हैं ए सबसे ज्यादा सीनियर है, बी, फिर सी और फिर डी। तो ये हमारा हो गया सीनियरिटी ऑर्डर। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, सीआईपी प्रायोरिटी रूल, खान, इनगोल्ड, प्रीलॉन्ग सीक्वेंस होता है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम सीनियरिटी निकालते हैं। ओके, सीनियरिटी निकालेंगे, सीनियरिटी निकाल ली, ए बी सी डी आ गया सीक्वेंस। अब सबसे जो छोटा है उसको ले जाते हैं किसके ऊपर, डैश के ऊपर। तो पहला काम है जूनियर मोस्ट ग्रुप एट डैश लाइन। तो बाई इवन चेंजेस, क्योंकि हमें पता है इवन चेंजेस करेंगे तो आइडेंटिकल आएगा, पहले ही बताया था आइडेंटिकल आएगा, अदरवाइज मिरर इमेज हो जाएगा। उसके बाद ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। जब हम मूव करेंगे तो वहां पे रोटेशन हो रहा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा और या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज हुआ तो आर, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस। तो क्या याद रखना है, सिंपल हमने बोला ए से बी, बी से सी जाएंगे, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। ओके, देख लेते हैं एग्जांपल। बी आर सी एल एफ आई, अभी हमें सीआईपी रूल नहीं पता, लेकिन अभी बता देते हैं। पहला नंबर उसका है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी सीनियरिटी ज्यादा। ओके, तो सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे सीनियर कौन होगा, आयोडीन, ये 1, उसके बाद ब्रोमीन 2, उसके बाद ये 3 और उसके बाद 4। जूनियर मोस्ट डैश पे होना चाहिए, डैश पे ही है। उसके बाद ए से बी गए, बी से सी गए, ये गए, तो ये क्या आया, क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा हमारा आर फॉर्म। तो पहला हमारा क्या होगा, आर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। 1 2 3 4, अगेन वही है हमारा, अगेन वही है, मतलब जो जूनियर मोस्ट है अभी भी डैश पे है। अब अगर हम बात करें तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो ये हमारा क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस। तो आर और एस अगर हैं, ग्रुप सेम लगे हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या होंगी, मिरर इमेजेस। तो कई बार मिरर इमेजेस हम लोग कंफ्यूजन होता है, तो हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेते हैं कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है, या एनेंशियोमर है या नहीं है। तो सिंपल तरीका होता है, जो हमारा छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्रुप है सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, वो अगर डैश पे है, तो अगर क्लॉकवाइज 1 2 3 जाते हैं, मतलब हाईएस्ट सीनियरिटी से लोएस्ट सीनियरिटी, तो अगर क्लॉकवाइज गए तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज गए तो कैपिटल एस होगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारे लिए सीआईपी रूल समझना जरूरी है। सीआईपी रूल क्या होता है, खान, ये खान की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, इन गोल्ड, प्रीलॉग, तीनों लोगों ने मिलकर दिया है, तो इसका नाम रखा गया है सीआईपी सीक्वेंस रूल होता है, जिसको हम सीआईपी प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। तो इसका पहला है कि फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर। तो जैसे हमारे पास FOHNH2 है, तो इसमें पहला F है, फिर इसमें O है, इसमें N है, इसमें C है। तो एटॉमिक नंबर F का ज्यादा है तो सीनियर, फिर O, फिर N, फिर C। ओके, पहला तो सिंपल था, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो सीनियरिटी ज्यादा। लेकिन अगर पहला एटम आइडेंटिकल है, तो अब देखेंगे सेकेंड, सेकेंड के बाद अगर सेकेंड भी सेम है तो थर्ड, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ, एंड सो ऑन। तो समझ आना चाहिए, अगर पहला एटम आइडेंटिकल है तो सेकेंड ऑब्जर्व करेंगे। ओके, देखते हैं। पहला एटम कार्बन है, पहला एटम ये है कार्बन, 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 कार्बन। इस कार्बन से 3 कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन है, तो एक यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो अब इन दोनों में सीनियर कौन हुआ, पहला, फिर आ गया दूसरा, फिर आ गया तीसरा। अब देखो, इस वाले में 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो फिर अगला वाला चेक करेंगे, थर्ड, उसमें 2 कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन, इसमें एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन। तो अब कौन होगा, अब थर्ड वाला विनर होगा, फोर्थ वाला सबसे कम होगा। तो मतलब क्या है, सेकेंड एटम चेक करो, फिर थर्ड एटम चेक करो, फिर फोर्थ, एंड सो ऑन। जब तक डिफरेंस नहीं आ जाए एटॉमिक नंबर का, तब तक चेक करते रहो।
तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें कार्बन है, दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा, पॉइंट ही नहीं है। वैसे चलेगा, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रुप होते हैं जनरली, लेकिन सेकंड कार्बन पे बदल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे एफ है हाईएस्ट और यहाँ पे सीएल है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कार्बन था, ये कार्बन था, लेकिन यहाँ पे सीएल है, तो कोई भी ग्रुप लगे हो, एक सीएल लगा है तो गेम ओवर, सीनियर कौन हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, फ्लोरीन, यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन हाईएस्ट हो गया, दोनों सेम है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी NH2। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन, तो डिसाइडिंग फैक्टर कार्बन जीत गया, तो हमारा सीनियोरिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड ग्रुप की। अगेन अगला, कार्बन पे लगा है फ्लोरीन क्लोरीन, कार्बन पे लगा है फ्लोरीन और हाइड्रोजन, अगले कार्बन पे कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे खत्म हो गया, गेम ओवर। HCl, यहाँ पे H, तो Cl यहाँ पे लगा है, ये सीनियर हो गया, यहाँ का सीनियर कौन है, फ्लोरीन, तो सीनियर Cl है, तो ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, सीनियर हो गया। सिंपल था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखना है जब तक डिफरेंस ना मिल जाए। ओके, अगर आइसोटोप्स हुए तो सिंपल, जो हैवी वो सीनियर, मतलब क्या हुआ, ट्रीटियम लगा हुआ है, सभी ड्यूटीरियम लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीनियर कौन होगा, पहला वाला होगा। तो सिंपल था, जिसपे भी हैवियर आइसोटोप होगा वो हमारा सीनियर कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट, एज सच ज्यादा यूज नहीं होता, बॉन्ड पेयर ऑलवेज सीनियर टू लोन पेयर, वो नाइट्रोजन के जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वहां पे हम देखते हैं रोटेशन में, यहाँ पे कार्बन में तो एज सच लोन पेयर होगा ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज सीनियर टू लोन पेयर, ये स्टेटमेंट याद रखना है। लास्ट वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर वहां पे अनसेचुरेशन है या कोई हेट्रो एटम्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम बोलते हैं उस केस में हमें एक हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और उस हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट से फिर हम सीनियरिटी डिसाइड करेंगे। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सिंपल है, CS डबल बॉन्ड CS2 है, कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड मतलब दो बार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन और जोड़ लिया, इस वाले कार्बन पे भी एक और जोड़ लिया, तो ये डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट हो गया, हमने ये जोड़ लिया। तो अब देखो यहाँ पे कौन सीनियर होगा, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े एक हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पे आ जाओ, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, इस पे तीनों हाइड्रोजन, तो इसका मतलब सीनियर कौन हो गया, पहला वाला, क्योंकि ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। देखो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का बनाते हैं, कैसे होगा, इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हैं, तो ये एक, दो और एक तीसरा, और इसके साथ भी तीन है, तो ये कहलाता है इसका हाइपोथेटिकल। तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की सीनियरिटी सीआईपी से ज्यादा होगी। सीएन में क्या होगा, ये कार्बन तीन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन और एक कार्बन, ये तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ आना चाहिए, ये हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट्स हैं, हाइपोथेटिकल हैं केवल सीआईपी डिसाइड करने के लिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। साइक्लिक में देखते हैं, ये कार्बन है, तो ये कार्बन दो तीन चार पांच, पांच कार्बन, एक दो तीन चार, और ये था ये। यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये बेसिकली हमारा यहाँ ये गया, एक दो तीन चार, और यहाँ से एक, इसमें एक दो तीन चार, ये हमारा इसका इक्विवेलेंट हो गया। इस केस में क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इससे ओ सी सी, ओ सी सी, और इधर से सी सी ओ, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस वाले से, ये वाले से सी ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, सी ओ सी। तो ये समझ आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, अब इससे क्या है, सी सी, सी सी, डबल बॉन्ड है,
तो एक एन ए और एक एन, ये दोबारा होगा एन। उसके बाद क्या है, ये दो हो गए ना, फिर उसके बाद एक कार्बन और है, एक कार्बन और आ गया हमारा, तो हमें समझ आना चाहिए। इधर नीचे देखो, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, उससे दो कार्बन डबल बॉन्ड है, और उसका इस कार्बन से दो नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा भी तो साइक्लिक ही आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि इनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ आने चाहिए। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि हमारा आर होगा कि एस होगा। अब देखो यहाँ पे ये सबसे छोटा है, हाईएस्ट कौन हो गया, 1, फिर 2, फिर 3, ये रोटेट किया तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आर। इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट हुआ 1, 2, 3, 4, 4 वाला डैश पे है ऑलरेडी, फिर रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 3, तो ये हमारा क्या हो गया, अगेन क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा मूव किधर करना है, 4 वाले को, तो ये 1 2 3 4 था, 4 वाले को निग्लेक्ट कर दो, मान लो है ही नहीं, दबा लो, और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 जाओ, 1 2 3 गए, तो हमारा क्या आया, क्लॉकवाइज तो आर और एंटी क्लॉकवाइज तो एस। तो ये था हमारा सीआईपी रूल की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन। तो ऊपर भी हमने एग्जाम्पल लिखे थे, यही थे कि डिफरेंट थे, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये मिरर इमेज थे, तो एक सेम था और एक डिफरेंट था, तो समझ आना चाहिए। सीआईपी रूल बहुत जरूरी है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सीआईपी आना जरूरी है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा समझना है तो एक दो बार वॉच करके देख सकते हो। फिशर प्रोजेक्शन में क्या बात करते हैं, हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन में हमारे पास दो चॉइस हैं, जूनियर मोस्ट हम हॉरिजेंटल लाइन में भी ले सकते हैं, वर्टिकल लाइन में भी ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें डिफरेंस पता है, हॉरिजेंटल में जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पे हॉरिजेंटल में आर है, तो अगर वर्टिकल में रखोगे तो क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, तो वो मिरर इमेज जैसा है, तो दिमाग में कोई एक याद रख लो, लेकिन मैं दोनों ही डिस्कस कर लेता हूँ। अगर जूनियर मोस्ट ग्रुप हमारा हॉरिजेंटल लाइन में है तो फिर ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सेम वही सीआईपी रूल से, क्लॉकवाइज है तो एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होगा। लेकिन अगर यही वर्टिकल में है हमारा जूनियर मोस्ट डी, तो उस केस में क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, मतलब वर्टिकल ग्रुप जूनियर मोस्ट में हुआ तो वेस्ट डैश जैसा होगा, वेस्ट डैश में क्या था, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज तो है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेस्ट डैश में जैसा था वैसा अगर हमें चाहिए तो जूनियर मोस्ट को वर्टिकल लाइन में रखो, देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जूनियर मोस्ट ग्रुप हॉरिजेंटल में है, तो हम बात करेंगे सीनियरिटी की, तो ओ एच एल आएगा, फिर सी एच ओ है, सी डबल बॉन्ड है तो दो होंगे, यहाँ पे एक ही होगा, तो दो और तीन, तो ये क्या हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज और जूनियर मोस्ट किधर है, हॉरिजेंटल में, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या हो गया, आर हो गया, समझ आना चाहिए। सेकंड देखते हैं, सीनियरिटी ऑर्डर 1 2 3 4, अगेन हॉरिजेंटल लाइन में है, रोटेट करते हैं, फिर से हमारा एंटी क्लॉकवाइज गया, तो ये फॉर्म भी हमारा क्या होगा, आर होगा। सिंपल देखना है, 1 से 2, 2 से 3, 4 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 से 3 नहीं जा सकते, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 4 को निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए। अगला देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये तो कार्बन है तो पहला प्रायोरिटी, तो ये हो गया एफ। अब ये कार्बन में दो ओ हैं, एक ओ एच है, इसका इक्विवेलेंट देखो बना लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ है तो ओ ओ ओ एच हो गया हमारा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है तो दो O बना लेते हैं, और एक क्या होगा, सी एल,
बाकी O पे भी एक C होगा, वो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल कार्बन पे ही देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड है तो 2 O CH3। तो ये इसका क्या हो गया, ये हमारे हाइपोथेटिकल हो गए इक्विवेलेंट। अब चेक करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। 3 O है, 2 O Cl लगा हुआ है, तो डेफिनेटली COCl ज्यादा प्रायोरिटी हो गई 2। फिर उसके बाद 3 O है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 फिर से हॉरिजेंटल में है, लेकिन अब 1 से 2 जाने के लिए किधर जाओगे, इधर जाओगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता है, एस। तो समझ आना चाहिए, हॉरिजेंटल में अगर है, जैसे कि 4 केसेस में हॉरिजेंटल में था, तो क्लॉकवाइज विल बी एस और एंटी क्लॉकवाइज विल बी आर। तो ये हमारा था फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ कायरल कार्बन से कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाले जाते हैं, वो कैलकुलेशन सीखेंगे। थैंक यू।